तो अभी सेकंड वाला जो पॉइंट है, जो एसेट एलोकेटर वाला जो आपने बोला, एक तो हो गया कि 100% इक्विटी वाला. लेट्स अज्यूम कि सेकंड वाला है कि जो एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, सैलरीड इंडिविजुअल, मुंबई जैसे शहर में आया है जॉब करने, एसेट एलोकेशन उनका करना है अभी. तो 24-25 ईयर ओल्ड, सैलरीड, एंड अभी रेंट पे रह रहा है मुंबई जैसे शहर में, बस जॉब लगी है लेट्स से 8 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम की. तो इसके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे कि आइडियल स्प्लिट क्या होना चाहिए, कितना % कौन से एसेट क्लास में जाना चाहिए, एंड कैसे इसको मतलब प्लान सो करना चाहिए? अगर कोई जो आपने डिस्क्राइब किया, कुछ और चीज़ें मैं इसमें अजम्पशंस डालता हूँ कि भाई करंटली इमीडिएटली मैरिज या इमीडिएटली हाउस परचेज या करंटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समझो 24-25 साल से लेकर के 28-29, समझो आने वाले 4-5 साल तक तो क्लियर है कि भाई अपना ही अपना है. सो देन मेरा एडवाइस पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि भाई थोड़ा बहुत पैसा बैंक में रखो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, बाकी पूरा इक्विटी में कर दो. ओके. दैट वुड बी माई एडवाइस. क्योंकि अगर कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, तो उनको थोड़ा आपको काउंसिल करना पड़ेगा कि भाई आप SIP करो, राइट. 25-50 हज़ार लाख रुपया जो भी है, या कोई आपका क्रेडिट कार्ड है जो भी आपको इमरजेंसी में, वो तो काम आ जाएगा. लेकिन बाकी जितना भी बचा सकते हो वो पूरा इक्विटी में करना चाहिए. क्योंकि देखिए क्या है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, हर महीने समझो 20-25 हज़ार रुपये बचाने की आप ट्राई कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि इन दैट कॉर्पस इट इज बेटर कि आप उसको थोड़ा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें. अगर आप लोअर जीरो लेवल से अपने लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें भी आप बोलेंगे रिस्क नहीं लेंगे, इसमें से भी आधा पैसा डेट में डाल दो, तो किसी को अगर वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है तो कर सकते हैं, लेकिन सब ऑप्टिमल रहेगा ना, रिटर्न बनेगा नहीं उससे. सो आई वुड नॉर्मली 24 ईयर ओल्ड आई वुड से कि भाई अगर आपका कोई लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो पूरा इक्विटी में करना चाहिए. दैट वुड बी माय एडवाइस. बट देन इसमें व्हाट अबाउट लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, अगर जी. उसको थोड़ा गोल्ड में डालना है या लेट्स से दूसरे एसेट क्लास में डालना है, तो यू वुडंट रेकमेंड एट दिस पॉइंट कि गोल्ड वगैरह में डालो, फिक्स्ड इनकम देखिए में क्या डालो, है, कुछ नहीं? गोल्ड इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग प्योरली फ्रॉम परस्पेक्टिव दैट जब इक्विटी खराब होता है, आर्थिक व्यवस्था, जियोपॉलिटिक्स, when all of those things are going badly, then definitely gold plays as a shock absorber for equity. और आजकल क्या हो रहा है, जैसे कई जगह पे डेटा फ्लैश हो रहा है कि भाई ओहो गोल्ड देखो इक्विटी की तरीके का रिटर्न दे रहा है, तो इसमें एक एंड पॉइंट बायस है. क्योंकि इक्विटी का मार्केट काफी समय से एक रेंज में है, वर्सेस गोल्ड एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में डबल हो गया है. तो उसमें एक एंड पॉइंट बायस है ना, बिकॉज गोल्ड का पूरा रिटर्न आया पिछले 3 साल में, राइट, मोटा मोटी पिछले 2 साल में, और तब से लेके अब तक इक्विटी का मार्केट 22,000, 24,000, 25,000, 23,000 इसी रेंज में घूम रहा है. तो आई थिंक गोल्ड इज गुड फॉर रिड्यूसिंग वॉलेटिलिटी इन अ पोर्टफोलियो. आई डोंट थिंक फॉर अ यंग पर्सन गोल्ड इज गोइंग टू गिव देम हाई रिटर्न. सो डिस्पाइट ऑल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, अगर कोई बोलता है कि नहीं ये सब सही है, आई एम अ यंग पर्सन स्टार्टिंग नाउ, लॉन्ग जर्नी, बट मेरे को इक्विटी, फुल इक्विटी नहीं करना है, वॉलेटिलिटी नहीं लेना है, so then yeah, maybe they can do some multi-asset kind of combination, right? You know, typically we hold 30-35% equity, 15-20% in gold and the rest in debt. तो वो low volatility के साथ fixed income से तो better return देता है, but with low volatility. So those kind of things are a good option then. Got it. And रियल एस्टेट इज समथिंग जो उसको अभी तो टच ही नहीं करना चाहिए. हाँ, मतलब अगर आप जस्ट अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप मतलब यू नो एक तो रियल एस्टेट में टिकट साइजेस, illiquidity, प्लस इट्स अ वेरी बिग डिसीजन विच यू कैनॉट अफोर्ड टू गेट रॉन्ग. देखिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे ना, आपको करना चाहिए था मल्टी कैप फंड में, आपने कर दिया बैंकिंग फंड में, चलो आपका कम रिटर्न आएगा, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, बट वेरी क्विकली एक बटन दबा के आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो अर्ली इन लाइफ अगर रियल एस्टेट परचेज में आपकी गलती हो गई तो भाई उसको सुधारने में आपका फिर बहुत समय निकल जाएगा. तो आई थिंक रियल एस्टेट तो बहुत सोच के करना चाहिए. 24 साल की उम्र में तो नहीं करना चाहिए. जब आपको ऐसा लगे कि भाई अब अच्छी खासी आमदनी है, अगर आपको लगे, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, कई लोग का ये डिबेट है कि घर तो लेना ही नहीं चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए. नथिंग रॉन्ग विद इट. दैट्स अ प्रिंसिपल और अ फिलोसॉफी और अ बिलीफ. देयर नथिंग रॉन्ग विद इट. तो उसमें भी मेरा क्लियर, मैं हमेशा, मेरे को कोई पूछना, बोलता हूँ देख भाई तुम घर लेने वाले हो क्या? बोले हाँ कभी तो कभी लेना है. सर कभी न कभी लेना है तो भाई जल्दी ले लो. कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरा तो बिलीफ ही नहीं है इसमें, राइट, मैं कौन से शहर में रहूंगा मेरे को पता ही नहीं है,
बोले अगर नहीं लेने वाला है तो देन यू बी ऑन रेंट, राइट? सो वन हैज टू बी वेरी क्लियर. समझो आप अगर 25 साल के हो और आप बोलते हो नहीं 30-32 तक तो लेने का ही है, ऐसे में थोड़ा मेहनत मुशक्कत करके स्ट्रेच करके जल्दी ले लो. हम्म, लेकिन अगर आप बोलोगे ना कि नहीं मैं तो रेंट पे ही रहने वाला हूँ, तो देन डोंट बाय. आई मीन देयर इज नो कंपल्शन और देयर इज नो सच रूल ना कि करना चाहिए कुछ. But you bought your first house in 2004 when you were 28 years old. And from what I have researched, I don't know, I might be wrong, but just correct me if I'm wrong. तो आपने 80 लाख का घर खरीदा था, आपने लोन लिया था 75 lakhs का, आपका EMI था 60,000 एंड आपकी तब सैलरी थी 13 to 15 lakhs per annum. 15 lakhs का. ये सही है डेटा, राइट? Yes, absolutely right. तो अभी इसमें एक बात बताओ, तो Bang जब आप on right, मतलब जहां तक मुझे याद है ये सब करेक्ट है. हाँ, तो अभी तो एक बात बताओ, तो अभी जब आपने ये डिसीजन लिया, द रीजन आई एम शेयरिंग ऑल दिस डेटा इज बिकॉज आई वांट टू आस्क यू कि आपने 28 में घर खरीद लिया, ये सब डेटा पॉइंट्स मैंने बताया, तो डू यू थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन फाइनेंशियली एंड इमोशनली? आई थिंक सी देखिए अभी तो क्या है कि सुकुशल जब भी क्या होता है कोई 28 साल का होता है और अभी आई एम 50 से 49.5 years. So by the time you get to my age ना you realize few things. First thing you learn कि भाई कोई भी डिसीजन का जो क्वालिटी ऑफ द डिसीजन है ना आउटकम से जज नहीं करना चाहिए. मीनिंग दैट नाउ अब आप मेरे को पूछोगे सही डिसीजन था क्या, बोलेगा हाँ ऑफ कोर्स आई कैन गिव यू द स्टैटिस्टिक्स, आई मेड लॉट ऑफ मनी, करेक्ट. तो now if I sit back and say it was great decision, even at that time what was the reason? See 2-3 things are there. अभी I can give you तब के क्या reasons थे मेरे को actually पता नहीं. It must have been emotional only, right? कि अपना घर बनाने का है and those kinds of things. Plus see now somebody would find it difficult to replicate. The reason being that तब के ना बहुत पॉलिसीज बहुत अलग थे. वरना आप सोचो कि 81 लाख रुपीस के घर में बैंक कैसे 75 lakhs देगा. अब तो वो रूल ही नहीं है, अब तो 80% ही दे सकता है बैंक. आई कैन टेल यू विल बी जैप टू नो दिस. इन द ईयर 2009 जब ये लेमन क्राइसिस के बाद घरों के दाम बहुत गिर गए, कोई कोई बैंक्स कितना फाइनेंस देते थे? टेक अ वाइल्ड गेस. 105%. What? Yes. 5%? Yes. They used to be willing to. So you are only paying stamp duty and registration. On the agreement value, the bank was willing to even fund for furniture and commercial furniture and appliances and any value adds. See, आप घर लेंगे तो समझो आपने बेयर शेल लिया है, आपको उसमें टाइलिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल्स, एयर कंडीशनिंग, ये सब तो फिक्स्ड एसेट्स आप लगाओगे ना घर में, तो बैंक यूज्ड टू फाइनेंस इवन दैट. So for the longest point in time, banks were doing 90% or 100% finance. And 2009 के bottom में तो interest rate भी low था, तब के लिए 9% low interest rate था. And bank used to give 100%. And I know one bank which I am not naming, it went to 105%. Okay. Wow. So they would do house agreement plus accessories and white goods and appliances. They used to go to that level. Whatever is your fixed, you're going to put there. So इतना था. अब ये माहौल नहीं है. करेक्ट. सेकेंडली क्या होता है कि तब मैंने आई बॉट अ हाउस इन कपल ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, परेल में, सिवरी में. अब वो दाम नहीं है, अब वो मुंबई नहीं है, अब ये लोअर परेल वो है नहीं. सो कॉन्टेक्चुअल होता है, राइट. बट येस तभी मैंने इमोशनली या कुछ सोच के थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत इमोशन करके लिया होगा घर. इन हाइंडसाइट इट टर्न्ड आउट वेल. बट सब लोगों को वो रिस्क, और खास करके अभी 2025 में वो रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल है. मतलब आई डोंट नो इफ आई हैव टू डू इट अगेन, हाउ आई वुड डू इट. आई माई सेल्फ डोंट नो द आंसर. If you would have been 28 today, आप घर खरीदते आज? मुश्किल होता पर्सनली इफ यू आस्क मी. इसलिए मैंने बोला कि मुश्किल होता. मेरा बिलीफ अभी भी है कि भाई अगर किसी को घर लेना है ना तो जल्दी ले लो. Okay. क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप जल्दी लेने का लॉजिक क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू डू एवरीथिंग राइट एज यू गो अलोंग इन लाइफ, भाई जितना जल्दी, इट्स अ फोर्स सेविंग ना. इट पुट्स यू इनटू डिसिप्लिन. इट्स अ फोर्स सेविंग. सेकेंडली एज यू गो फर्दर क्या होता है कि योर अफोर्डेबिलिटी एंड योर अर्निंग पावर, इफ यू डू एवरीथिंग राइट, इट एक्चुअली गोज अप. तो अभी स्ट्रेच करके थोड़ा हैसियत के बाहर कुछ कर लोगे ना, आपको अभी जो बहुत मुश्किल लग रहा है ना, ट्रस्ट में 5 साल बाद उतना मुश्किल नहीं लगेगा. बिकॉज यू एज अ पर्सन, यू एज अ प्रोफेशनल, और आपकी अर्निंग पावर चेंज हो जाती है. तो जितना जल्दी करोगे ना वो आपके लिए. और एक जल्दी करने का रीजन और एक ये है कि भाई उस एसेट क्लास में एक बार पैर अपना घुसा दो. जो ट्रेन मेरे को देखो, अगर आपको एक ट्रेन पकड़ना ही है
आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार 1 सबसे आगे पकड़ना है, तो आप C10 में चढ़ के फिर अंदर से जा सकते हो भाई. वंस यू आर इन द ट्रेन देन यू कैन चेंज योर प्लेस. इफ यू आर नॉट इवन इन द ट्रेन देन हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर सीट? देयर इज नो क्वेश्चन, राइट? सो ये रीजन है जिसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई करना है तो जल्दी करो. बट आई नो कि भाई ये मेरे को पता है 2025 2006 नहीं है, तो हमको अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यंगस्टर्स को प्रीच करने में बिलीव नहीं करता हूँ. बट ये मैं जरूर मानता हूँ कि भाई अगर करना ही है तो प्लान इट अर्ली. Yeah. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.